हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आपको जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि हमारा 7th क्लास का हिस्ट्री का जो है सभी चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम चलते हैं हिस्ट्री 6th क्लास चैप्टर 1 लेते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी कब, कहाँ, कैसे और क्यों, जैसे कि इसके टाइटल से पता चलता है। और हमारा जो बुक का टाइटल है वो है हिस्ट्री। तो क्वेश्चन पहले यही आता है, व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट विच टेल्स अस अबाउट हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट एंड अबाउट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस. This also helps to understand the present. It helps us to understand who we are, वेयर वी कम फ्रॉम. हिस्ट्री हमें ये बताता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो हमारे कौन थे, वे कहाँ से आए थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो कैसा फूड खाते थे और कैसे जो है अपना जीवन बताते थे. ये सब हमें हेल्प करता है हमारे हिस्ट्री को जानने में. फिर जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? पर्सन हु स्टडी ऑब्जेक्ट ऑफ द पास्ट, जो हमारे पास्ट में जितने भी उन्हें चीज़ें मिलती है व्हेन दे डिग आउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वहाँ से खोदने के बाद उन्हें जो जो भी मटेरियल उन्हें गेट होता है उससे वो पता लगाते हैं कि हमारा पास्ट कैसे था. दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स. दे ऑल्सो डिग द अर्थ टू फाइंड आउट द टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, कॉइन्स एंड ऑर्नामेंट्स. आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो खुदाई करते हैं. तो वहाँ से खुदाई करने के एक्सकवेशन के बाद से जो उन्हें मटेरियल मिलते हैं, जैसे उन्हें वेपन्स मिले, टूल्स मिले, पोर्ट्स मिले, कॉइन्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, उससे वो उस टाइम की जितनी भी गतिविधियाँ होती थी उसको जानने में ये सब हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है कि उस टाइम पे कौन से राजा थे, वो कैसे ऑर्नामेंट्स जिसमें जो है धातु का यूज हुआ है ना, कौन कौन सी गोल्ड का यूज हुआ या कॉपर का, सिल्वर का, आयरन का, किस तरह की वो धातु यूज करते थे, वो किस तरह का खाना खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, और जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जो मिलते हैं उसके लिए वो किसका यूज करते थे. फिर आता है नेक्स्ट एक्सकवेशन. द प्रोसेस ऑफ digging under the surface of the earth in order to find old object is called excavation. दोनों का सेम जाता है बट थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं. एक्सकवेशन में हम क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वहाँ से जो है ओल्ड ऑब्जेक्ट्स जितने भी मिलते हैं उसे बोलते हैं एक्सकवेशन. फिर आता है हिस्टोरियंस. हिस्टोरियंस क्या होते हैं? A person who studies and writes about the past on the basis of research and validation. ठीक है, वो अपनी एक रिसर्च करते हैं और पूरा जो है डीप में जाके वो स्टडी करते हैं, उन्हें हिस्टोरियंस बोलते हैं. इंस्क्रिप्शंस क्या है? दे वर रिटन मोस्टली ऑन रॉक्स. ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती थी? एक जो है डिफरेंस आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन. मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती थी वो हैंडमेड होती थी, और जो इंस्क्रिप्शन होती थी वो कहाँ लिखी जाती थी? हार्ड सरफेसेस पे, जैसे रॉक्स पे, स्टोन्स पे, बिल्डिंग्स पे, मेटल्स पे लिखा जाता था. उन्हें क्या बोलते थे? इंस्क्रिप्शन बोलते थे. नेक्स्ट हमारा आता है स्किल्ड गैदरर्स, या फिर इनको हंटर गैदरर्स भी बोला जाता था. यहाँ पे हमने हंटर्स के वर्ड की जगह हमने स्किल्ड क्यों लगाया? स्किल्ड का मतलब जैसे नाम से पता चलता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी, है ना, अपने हंटर्स को लेके. जैसे पीपल हु लिव्ड 2 मिलियंस ईयर्स एगो, जो 2 मिलियन से पहले ईयर्स एगो से जो रहते थे, सब कॉन्टिनेंट आर नोन एज हंटर गैदरर्स. ठीक है, वो सब कॉन्टिनेंटल पार्ट में रहते थे, उन्हें हंटर गैदरर्स बोला जाता था. दे गेट दैट नेम फ्रॉम द, कहाँ से मिला था उन्हें नेम? ठीक है, उन्हें नेम इसलिए मिला था क्योंकि वो एक दे गो वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड हंटिंग. हंटिंग के लिए वो क्या करते थे? वो जो है शिकार किया करते थे एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स का. इसी वजह से उनको जो है नाम मिला हंटर गैदरर्स. ठीक है, वो बहुत स्किल्ड पर्सन होते थे. दे गेट दैट नेम फ्रॉम द वे दे गैदर देयर फूड. ठीक है, वो जिस तरीके से हंटिंग करते थे इसी के नाम से उन्हें जो है हंटर गैदरर्स का नाम मिला. दे जनरली गैदर्ड नट्स. वो क्या क्या गैदर किया करते थे? नट्स, फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स,
seeds, eggs. They also hunted वाइल्ड एनिमल्स। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजिस्ट। आपने जो है फर्स्ट पेज था उसमें हमने पढ़ा कि हिस्ट्री और आर्कियोलॉजिस्ट मतलब डिफरेंसेस थोड़ा माइनर सा है, आपको सेम सेम लग रहा होगा बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है। आइए चलिए देख लेते हैं। हिस्ट्री डिफाइंड एज द री राइटिंग ऑफ द पास्ट इवेंट। हिस्ट्री जो है दोबारा से उन्हें लिखा गया, जितने भी वहाँ पे इवेंट्स हुए थे, इवेंट का मतलब राजा का जो कार्यकाल था, कौन कौन से राजा आए, किस डेट में आए, कहाँ से आए, उनके जो स्किल्ड पर्सन थे उन्होंने तो लिखा, बट उसके बाद में जब वो राजा जो है मरे गए, उनके बाद में कौन आया, कैसे आया, उन्होंने कैसे अपना शासन चलाया, तो उस इवेंट को दोबारा से री राइट किया गया विद द हेल्प ऑफ नैरेटिव्स। ठीक है, और सभी के जितने भी किंग्स होते थे उनके कोर्ट में जो है पोइट्स वगैरह होते थे, वो उनके लिखते थे, उनकी किताब को पढ़कर उसे दोबारा से री राइट किया गया, जिसे बोलते हैं हिस्ट्री। फिर आता है आर्कियोलॉजी। दे डिग आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट बाय फाइंडिंग आर्टिकल्स। वो भी जो है आर्टिकल्स जो है आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता था, किसी भी साइट पर गए तो उन्होंने जो है डिग करना स्टार्ट किया और वहां से जितने भी आइटम्स मिले उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। दे कैन आल्सो बी डिफाइंड एज स्टडिंग इवेंट। वो किसको जो है डिफाइन किया, उन्होंने इवेंट्स को डिफाइन किया, पीपल एंड देयर लाइफ स्टाइल्स, कि वहां से उन्हें जो जो भी आइटम्स मिला आफ्टर डिगिंग द अर्थ, जो भी उन्हें आइटम मिला उसके आधार पर वो डिस्क्राइब करते थे कि यहाँ का लाइफ स्टाइल ऐसा रहा होगा, ये लोग ऐसे करते थे। अपने लेसन की तरफ चलते हैं, जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। इंट्रोडक्शन। द स्टडी ऑफ द पास्ट कैन आल्सो शो अबाउट द लाइफ ऑफ आवर एंसेस्टर। जो हमारे जो हमारे पूर्वज किस तरीके से रहते थे, फ्रॉम द क्लोथ्स दे वोर, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह का वो खाना खाते थे, कौन से किस तरीके से घर में रहते थे, ये सारी नॉलेज हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे पास से मिलते हैं। ठीक है, we gain knowledge of the past lives of hunters, farmers, rulers, craftsmen, artisan, musician। इन सभी से जो है हमें अपने पास्ट के बारे में, हमारे एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेयर डिड पीपल लिव। लोग कहाँ पर रहते थे उस टाइम पर। पीपल लिव नियर द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी के किनारे पर रहते थे। स्किल्ड गैदर्स हैड नॉलेज ऑफ प्लांट फ्रूट्स। ठीक है, जो हंटर गैदरर या जिन्हें फिर स्किल्ड गैदरर भी बोला जाता था, उनके पास क्या होता था, उनके पास प्रॉपर नॉलेज थी, दे वर स्किल्ड पर्सन, कि प्लांट्स को कैसे उगाना है, सीड से कैसे उगाना है, फ्रूट्स कैसे उगाने हैं, और एनिमल्स की हंटिंग कैसे करनी है। उनके पास वेपन्स भी होते थे, उन्होंने बनाना सीखा अर्ली। मैन आपने लेसन पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लास में, तो दे वर स्किल्ड पर्सन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है राइस प्रोडक्शन। राइस प्रोडक्शन हमारा कहाँ कहाँ हुआ था, द रीजन ऑफ गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स होती थी, वहाँ पे विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया वर डेवलप्ड राइस प्रोडक्शन। वहाँ पर जो क्या हुआ था, राइस प्रोडक्शन हुआ था। फिर नेक्स्ट हमारी कौन सी क्रॉप्स आती है, वीट बार्ली। अबाउट 8,000 ईयर्स एगो नियर नॉर्थ वेस्ट रीजन में वीट और बार्ली को ग्रो किया जाता था। फिर नेक्स्ट आता है सुलेमान एंड किरथार हिल्स। नॉर्थ वेस्ट में इंडिया की तरफ क्या होता था, जो मैन और वुमेन होते थे उन्होंने सबसे पहले कौन सी क्रॉप्स उगाई थी, वीट बार्ली सबसे ज़्यादा उगाते थे। ठीक है, तो ये उसी तरफ ही होता था। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट डू डेट्स मीन। जो हमें डेट्स मिलते हैं जैसे बिफोर क्रिस्ट या आफ्टर क्रिस्ट, तो उसका क्या मतलब है। हिस्टोरियंस यूज ए chronological sequence for a better understanding. The birth of Jesus Christ has been taken as years 0। ये मैं आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर 0 लगा है, मतलब जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, अगर वो जीसस ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हुए हैं तो उस ईयर को हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, बीसी बिफोर क्रिस्ट। और उसके बाद में जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, यानी जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन्हें हम मानते हैं एनो डोमिनी, एडी में मानते हैं। और बिफोर क्रिस्ट से पहले जितने भी इवेंट हुए उन्हें बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट, और बाद में जितने भी इवेंट हुए उन्हें मानते हैं एडी यानी एनो डोमिनी। एनी इवेंट बिफोर क्रिस्ट इज कॉल्ड बीसी, अभी मैंने बताया। एंड
एनी इवेंट आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस इज कॉल्ड एनो डोमिनी यानी एडी। ठीक है, फिर हिस्ट्री को हम जो है 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहले आता है प्री हिस्ट्री, फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री, फिर नेक्स्ट जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और पास्ट, फिर आता है नेम्स ऑफ द लैंड कि हमारा जो इंडिया को हम जो है 2 वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं, है ना, एक इंडिया से और एक भारत से। वी ऑफन यूज 2 वर्ड्स ऑफ आवर कंट्री। आपको ये दिखाई दे रहा होगा नेम्स ऑफ लैंड। इंडिया, इंडिया जो है कहाँ से मिला था, हमारी एक इंडस रिवर हुआ करती थी, अभी भी है, ठीक है, उसके नाम से जो है इंडिया मिला था। वर्ड इंडस जो कि एक रिवर का नाम था। इंडस का मीन क्या होता था, सिंधु से लिया जाता था, जिसे संस्कृत भाषा में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में लिखे गए। फिर नेक्स्ट आता है भारत। यूज कहाँ पर होता था, नॉर्थ इंडिया की तरफ होता था। नॉर्थ इंडिया में कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, संस्कृत थी, और जिसमें एक कंपोजिशन भी लिखा गया जिसका नाम था ऋग्वेदा। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडस वैली से लिया गया, जिसका क्या बोलते थे, सिंधु, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आए थे। कौन कौन आए थे, ग्रीक्स आए थे और ईरानीज आए थे। ठीक है, अबाउट 2500 ईयर्स एगो कॉल्ड हिंदूज और इंडस, वो या तो वो हिंदूस बोलते थे या फिर वो इंडस बोलते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। फिर नेक्स्ट आता है भारत। नेक्स्ट आता है हमारा भारत। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उनको भारत जो है लोग भारत वर्ड का यूज करते थे। मैंशन इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में भी जो है इसका वर्णन मिलता है, आप देख सकते हैं। कॉम्पोजिशन इन संस्कृत, जो ऋग्वेदा का जो कॉम्पोजिशन की गई किस लैंग्वेज में की गई थी, संस्कृत में की गई थी 3500 वर्ष पूर्व। ठीक है, लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, जिसका बाद में इंडिया का यूज अपने कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए किस वर्ड का यूज हुआ, इंडिया और भारत। नेक्स्ट आता है फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट आवर पास्ट। हमें कैसे पता चला कि हमारा पास्ट कैसा था, हमारे एंसेस्टर कैसे थे, मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया कि दे वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, वो वैसे वैसे नहीं लिखी जाती थी, वो पाम ट्री की जो लीव्स होती थी उस पर लिखी जाती थी। पहले जो बाग ट्री होता है उसको काटा जाता है, उसके छालों को फिर सुखाया जाता है, तब जाके वो इस मैन्युस्क्रिप्ट के लिए तैयार होता है कि हाँ अब हम इस पर जो है लिख सकते हैं। दे वर रिटन बाय हैंड्स, मैन्युस्क्रिप्ट जैसे कि मैंने बताया कि हैंड रिटन होती थी। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, कौन से लैंग्वेज में मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, प्राकृतिक लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में। इंस्क्रिप्शन क्या होती है, दे वर रिटन ऑन हैंड सरफेस सच एज अ स्टोन, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी किस पे, पाम लीफ पे लिखी जाती थी, और इंस्ट्रक्शन किस पे लिखी जाती थी, हार्ड सरफेसेस जैसे स्टोन पे, टॉम पे, मेटल्स पे। ठीक है, समटाइम किंग्स गोट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड रीड एंड ओबे देम। आपने देखा होगा कि जितनी भी मूवीज है या जितने भी सीरियल्स चलते हैं, वो 2 स्टिक्स होते हैं और उसमें रैप्ड एक पेपर या फिर एक कपड़ा टाइप का आप देखते हैं, तो उस पे उनके ऑर्डर्स लिखे जाते हैं ताकि जो उनकी जो प्रजा होती है ना, जो उनकी प्रजा होती है उनको अच्छे से पढ़ सके और जो जो उन्होंने अपने ऑर्डर्स दिए हैं वो उनका ओबे कर सके। एग्जांपल्स जैसे आप किंग्स एंड क्वींस, किंग और क्वींस क्या करते थे, वो अपनी जाहिर सी बात है अगर मैं आपके सामने तो मैं अपनी अच्छी अच्छी बातें कहूँगी, जो मेरी नेगेटिव साइड है वो मैं तो नहीं बता सकती कि मेरी नेगेटिव साइड क्या है, वो मुझे जानने वाले है ना, जो मेरे सामने मैं जिनसे बातें करी वो मेरी नेगेटिव साइड्स जानते हैं, वो मुझे बता सकते हैं। तो राजा, किंग्स और क्वीन क्या करते थे, वो सिर्फ अपनी अच्छी बातें ही लिखवाया करते थे रिकॉर्ड्स में। बाय। अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लगे या आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप मुझे 13 विनीता भारद्वाज के नाम से भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। बाय।